आप सभी को नमस्कार। पहला स्वागत है आप सभी का जीके सरकारी में। मैं खिमेश कुणाई। तो आज हम यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है इसको हम लोग जानेंगे। कौन कौन से इसमें क्षेत्रक आते हैं और किस प्रकार की अर्थव्यवस्था विश्व में भारत में पाई जाती है इसको हम लोग देखेंगे आज। तो सबसे पहले बात करेंगे अर्थव्यवस्था के बारे में कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के होती है, उसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो उससे पहले जानना है हमको कि अर्थव्यवस्था का हम किस प्रकार से अध्ययन यहाँ पर करते हैं। पहली बात तो अर्थव्यवस्था का हम दो तरीके से यहाँ पर हम लोग अध्ययन करते हैं। एक होता है इसका परंपरागत अध्ययन जिसको हम ट्रेडिशनल सिस्टम बोलते हैं। दूसरा होता है इसका करंट बेस्ड अध्ययन। तो यहाँ पर जो करंट बेस्ड है इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उससे पहले हमको जो बेसिक टॉपिक्स हैं यहाँ पर उनको जानना जरूरी है। तो उसके लिए हमको परंपरागत तरीके से हमें अध्ययन करना पड़ेगा जिसको हम थ्योरी सेक्शन बोलते हैं पूरा। तो एक करंट सेक्शन होगा, दूसरा इसमें आपका एक ट्रेडिशनल सेक्शन होगा। दो तरीके से हम इसका अध्ययन करेंगे, लेकिन आज यहाँ पर हम लोग जो एक ट्रेडिशनल सेक्शन है उसी का हम अध्ययन करेंगे, नहीं थ्योरिकल जो पूरा थ्योरेटिकल जो सेक्शन है उसका हम अध्ययन करेंगे। और जब आगे हम जो वीडियो हम लोग लेके आएंगे उसमें हम बीच बीच में जो करंट बेस का जितना डाटा रहेगा हम उसको लेकर चलेंगे साथ साथ में। तो अर्थव्यवस्था और जो अर्थशास्त्र है दोनों अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हैं। तो बिना जो अर्थशास्त्र के जो अर्थव्यवस्था क्या होती है, अधूरी होती है। तो एक इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था और इकोनॉमिक यानी कि अर्थशास्त्र, यानी बिना अर्थशास्त्र के अर्थव्यवस्था अधूरी होती है। लेकिन हमको यहाँ पर क्या पढ़ना है, अर्थव्यवस्था पढ़नी, क्योंकि जो सिलेबस में हमारा दिया हुआ है टॉपिक वो क्या दिया हुआ है, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हमको इसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है। तो अर्थशास्त्र हमारा विषय नहीं है। तो एक यहाँ पर हमने बिल्कुल जो है 0 से लेकर बिल्कुल जो है एक 100 तक हम इसको लेकर चलेंगे। यानी कि बिल्कुल जो है बेसिक से लेकर यानी कि आधार से लेकर हम लोग शिखर तक इसका पूरा एक यात्रा हम लोग इसी करेंगे पूरी अर्थव्यवस्था की। तो आने वाले जो वीडियो रहेंगे उनमें हम लोग बिल्कुल यहाँ से आज शुरू करेंगे बेसिक से लेकर, तो आगे चलो पूरा इसमें हम लोग कवर करेंगे किस तरीके से टॉपिक्स हैं वहाँ पर हम लोगों ने किस प्रकार से राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी क्या होता है उसको हम जानेंगे। इससे पहले हम जानेंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो कैसी थी आज़ादी के बाद, उसमें जो पॉलिटिकल जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है उसने किस प्रकार यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया, साथ ही साथ अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारतीय अर्थव्यवस्था को आगे लेके या उसको नष्ट किया, हम उसको जानेंगे। यानी लगभग 200 साल यहाँ पर जो अंग्रेज थे उन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है उसको रन किया, और किस प्रकार से उन्होंने यहाँ का जो पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसको तहस नहस किया, उसको भी हम लोग देखेंगे। क्या होती है ग्रोथ, क्या होती है प्रोग्रेस, इसको हम लोग सब देखेंगे आगे चलकर आगे वीडियो में। तो जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इनमें जो शुद्ध राष्ट्रीय आय होती है वो क्या होती है उसको लेकर चलेंगे। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसके वर्तमान लक्षण क्या हैं, राष्ट्रीय आय का आकलन जो है किस प्रकार से किया जाता है, क्या उसमें शामिल किया जाता है, सब उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसी के साथ साथ राजकोषीय नीति जो फिस्कल जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मौद्रिक नीति और मुद्रास्फीति ये क्या होता है इसको भी हम लोग आगे चलकर देखेंगे। जो मौद्रिक नीति क्या होती है, भारत सरकार और आरबीआई के द्वारा इसके लिए पॉलिसी बनाई जाती हैं। और राजकोषीय नीति और बजट क्या है, आपस में क्या संबंध है उसको देखेंगे। साथ साथ जो आरबीआई है मार्केट में जो पैसे के प्रवाह को है कम ज़्यादा करती है, क्यों करती है उसको हम लोग जानेंगे। किस प्रकार से मार्केट में पैसे का जो आपका मनी फ्लो है उसको कम या ज़्यादा आरबीआई करती है उसको हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ जो पूरा इसका एग्रीकल्चर सेक्टर रहेगा अर्थव्यवस्था में उसको हम लोग देखेंगे। जो मैन्युफैक्चर सेक्टर है, इसका जो सर्विस सेक्टर है जिसमें आपका परिवहन, आपका बैंकिंग, बीमा, उस हम लोग देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं आपका, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो प्राथमिक में आपका जो पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर है जहां पर रॉ मटेरियल मिलता है, और द्वितीय आपका इसमें हो गया विनिर्माण क्षेत्र हो गया जिसको हम लोग मैन्युफैक्चर सेक्टर बोलते हैं, और तीसरा आपका हो गया सेवा क्षेत्र जिसको हम सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका जो सेवा क्षेत्र है इसमें आपका बीमा कंपनी हो गई और मुद्रा है आपका, तो बैंक सिस्टम हो गया, सब इसी में इस तरह से आगे आपका परिवहन हो गया। तो उस सबको हम यहाँ पर देखेंगे तो किस प्रकार से होता है। तो इसके साथ साथ विदेशी व्यापार जिसमें हम लोग
फेमा के बारे में पढ़ेंगे, फेरा, जीएसटी, एफडीआई, ये टॉपिक्स क्या हैं, इनको हम लोग इनका एक पूरा सिनेरियो बनाते हैं, अध्ययन करेंगे आगे चलकर। और भारत में आर्थिक नियोजन यानी पंचवर्षीय योजनाएं किस प्रकार की थी, कहां से हमने इसका मॉडल लिया है, और कौन कौन सी पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनमें किस किस के हमने मॉडल को अपनाया है, किसमें सर्वाधिक भारत की जो वृद्धि दर रही वो किसमें रही आपका, वो हम देखेंगे। और भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में राष्ट्रीय विकास परिषद का किस प्रकार से योगदान रहा उसको देखेंगे। इसके साथ साथ योजना आयोग से लेकर नीति आयोग हम लोग इसको पूरा हम लोग देखने वाले हैं आगे चलकर। और अर्थव्यवस्था में जो राज्यों का योगदान है वो किस प्रकार से राज्य योगदान देते हैं, और साथ ही साथ जो भारत का फेडरल सिस्टम है वो किस प्रकार से कार्य करता है उसको हम लोग देखने वाले हैं। जो भारत का फेडरल सिस्टम है वो किस प्रकार से यहाँ पर कार्य करता है, राजकोषीय नीति और बजट को सरकार किस प्रकार से निर्धारित करती है उसको हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो टैक्स सिस्टम भारत का है वो किस तरह का है, भारत में कर व्यवस्था किस तरीके से है, और साथ ही साथ जो सरकार है सरकारी सेवा में कई बार क्या जो सरकार देखा होगा आप लोगों ने, बजट में सरकार क्या करती है, कई बार सरकारी योजनाओं में सरकारी सेवाओं में खर्च बहुत ज़्यादा करती है और कई बार खर्च बहुत कम करती है, फिर कई बार करती ही नहीं है। तो ऐसा क्यों करती है, किस लिए करती है, क्या कारण होते हैं उसका कि कई बार खर्च बहुत ज़्यादा कर देती है, कई बार कम कर देती है, कई करती ही नहीं है, ऐसा क्यों करती है। और दूसरा जो भारत का टैक्स सिस्टम है वो किस तरीके का है, टैक्स स्लैब क्या होते हैं, क्यों इनको घटाया बढ़ाया जाता है। तो ये सब क्या है कि आय व्यय का विनियमन करने के लिए सरकार ये सब करती है, महंगाई दर को नियंत्रण करने के लिए ये सब सरकार करती है, जिससे क्या है भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका पहिया चलता रहे। मौद्रिक नीति हर 2 माह में इसको आरबीआई के द्वारा रिवाइज किया जाता है। तो 2 माह में हर बार क्या करती है आरबीआई, इसको रिवाइज करती है, किसको, मौद्रिक नीति को। वह भी हम लोग देखेंगे मौद्रिक नीति क्या होती है। और जो टैक्स सिस्टम है उसको भी हम लोग देखने वाले हैं, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर पूरा जीएसटी तक किस प्रकार का यहाँ पर टैक्स सिस्टम रहा भारत में। और दूसरा जो निर्धनता और बेरोजगारी हैं, ये जो टॉपिक्स हैं ये आपके सोशल जस्टिस के टॉपिक हैं, लेकिन हम इनको भी अध्ययन देखें कि निर्धनता भारत में किस प्रकार की है, किस प्रकार की बेरोजगारी है, आखिर निर्धनता क्यों है भारत में, ग्रामीण जो ऋणग्रस्तता है वो क्यों है भारत में। तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा जब जो ग्रामीण जो आपके जो क्षेत्र हैं यहाँ पर जो किसान हैं उनके पास जमीन तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि फिर भी वहाँ पर ऋणग्रस्तता है, वो गरीब हैं, क्यों है, क्या कारण है उसके। तो वहाँ पर जो किसान है वो निवेश जो पैसा है उसका सही जगह निवेश नहीं करता है, औद्योगिक क्षेत्र में उसका निवेश नहीं करता है, इसलिए वहाँ पर ऋणग्रस्तता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। भारत में जो स्टॉक एक्सचेंज हैं वो क्या है, किस तरीके से है। साथ ही साथ यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे आता है, हर बार इकोनॉमिक सर्वे आता है, तो उसमें किस प्रकार की भारतीय अर्थव्यवस्था है, क्या वर्तमान में समस्याएं हैं, क्या समाधान है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। साथ ही साथ जो निवेश मॉडल है, अब भारत सरकार के पास संसाधनों का क्या है, अभाव है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार के पास सब कुछ है, तो संसाधनों का अभाव है, तो वो भी क्या करती है कि कहीं न कहीं से उसको व्यवस्था करनी होती है कि वो अपनी विकास योजनाओं के लिए कहीं न कहीं से क्या पैसे का इंतजाम करे। तो उसके लिए उसने बीओटी माध्यम यानी कि बिल्ड कोई उसको और कर रहा है, ऑपरेट कोई और कर रहा है, फिर उस योजना को गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया था, तो वो बीओटी मॉडल हो गया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या है उसको हम जानने वाले थे, जो जॉइंट वेंचर है, तो यहाँ पर ये क्यों सरकार अपनाती है, क्या कारण है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो किस तरीके से यहाँ पर इस सबको हम लोग देखेंगे, जॉइंट वेंचर क्या होता है, पीपीपी मॉडल क्या होता है, बीओटी क्या होता है, पूरा बैंक सिस्टम इसको हम लोग देखेंगे किस तरीके से पूरा कार्य करता है। तो ये सब पूरा एक इकोनॉमी का आपका बेसिक है। तो यहाँ पर हमको बेसिक से हम लोग यहाँ पर इसको देखने वाले हैं, 0 से लेकर 100 तक, यानी कि आधार से शिखर तक हम इसकी पूरी एक यात्रा करने वाले हैं। तो किस तरीके से हम इसको जानेंगे, तो उससे पहले जो मैंने बताया आपको ट्रेडिशनल जो सिस्टम है उस तरीके से हमने इसको पढ़ना है पूरा का पूरा। तो किस तरीके से हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का। तो यहाँ पर दूसरा क्या है, भारत में जो गरीबी है वो क्यों है। तो पहली बात तो यह है कि भारत में जो गरीबी है ये हमको मानना पड़ेगा, जो गरीबी है ये अंग्रेजों की देन है, यह भी आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि भले ही हम इन पर थोपते हैं, हम ही नहीं थोपते हैं, इसके साथ साथ जो दादा भाई नौरोजी थे हमारे पूर्वज, उन्होंने बताया कि हाँ कि जो उनकी पुस्तक है उसमें उन्होंने बताया कि जो भारत में गरीबी है वो अंग्रेजों की देन है।
और आरसी दत्ता हो गए, उन्होंने भी बताया कि हाँ भारत में जो गरीबी है वो अंग्रेजों के देन है। बाद में बहुत से जो आयोग कमीशन बने उन्होंने बताया कि हाँ इसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार है। उन्होंने यहाँ पर जो एक शोषण किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, क्योंकि पहले जो गांव थे वो आत्मनिर्भर थे, केवल लोहे और नमक के लिए वो लोग शहर जाते थे। गांव में ही आपका हस्तशिल्प, दस्तकारी, ये सब एक गांव के अंदर ही हुआ करते थे। केवल नमक और लोहे के लिए वो शहर जाते थे। तो उन्होंने किस प्रकार से जो अंग्रेजों ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नष्ट किया वो हम लोग जानेंगे। इसी के साथ साथ अंग्रेजों के आने से पहले भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी हमको वह भी जानना बहुत जरूरी है। तो चाहे प्राचीन काल हो चाहे मध्यकाल हो, कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी आखिर। प्राचीन काल में हम बात करें, चाहे आपका गुप्ता पीरियड हो, मौर्य पीरियड हो और नंद वंश हो, तो नंद वंश का अपार उस समय धन हुआ करता था, क्योंकि जो सिकंदर की सेना थी वो ब्यास नदी को पार करके आगे नहीं आ सकी। उनको पता था कि वहां पर एक धनाढ्य व्यक्ति है धनानंद, उसके पास अपार सेना, जो अपार सेना है, अपार धन बल है उसके पास। तो उस समय एक रिच इकोनॉमी हम लोग हुआ करते थे। मौर्य काल आप उठा लीजिए, बाद में आप राजपूत जो पूरा आपका पीरियड है, आपका दिल्ली सल्तनत है, मुगल काल है, तो यहाँ हम एक रिच इकोनॉमी रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो गांव थे आपके पूरे आत्मनिर्भर थे। और जो गांव में ही आपकी सब कुछ गांव में ही था, हस्तशिल्प हो, दस्तकारी हो। लेकिन अंग्रेजों ने आने के बाद क्या किया, सबसे पहले जो गांव है उनको टारगेट किया। और सेना के लिए उस समय छोटी छोटी सुई भी मंगानी होती थी तो इंग्लैंड से मंगाते थे, यहां से कुछ खरीदते नहीं थे। तो धीरे धीरे गांव खत्म होते चले गए, उनकी अर्थव्यवस्था खत्म होते चले गई इस तरीके से। प्राचीन काल में जो शहर थे वो केवल प्रशासन का केंद्र थे। तो प्राचीन काल में आपको ध्यान रखना है कि जो प्राचीन काल था उस समय जो शहर थे ये क्या थे, केवल प्रशासन का क्या थे, केंद्र थे। यहां पर प्रशासनिक गतिविधियां होती थी आपकी। साथ ही साथ जो उस समय जो प्राचीन काल में जो शहर थे आपका धार्मिक केंद्र, वाणिज्यिक केंद्र, यहाँ पर जो व्यापार अधिशेष था वो यहाँ पर लाकर बेचा जाता था आपका, कहाँ पर, शहरों में। लेकिन अंग्रेजों ने भारत की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी उसको तहस नहस कर दिया पूरी तरीके से। और हमको प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध तो झोंका ही झोंका, लेकिन उसका खर्चा भी हमारे ऊपर डाल दिया गया। और अफ्रीका में अंग्रेजों के द्वारा साम्राज्यवाद चलाया जा रहा है, उसका खर्चा ही भारत सरकार दे रही है। 1858 में भारत सचिव का पद बनाया गया, एक मंत्रिमंडल है, एक मंत्री है, कैबिनेट मिनिस्टर था आपका ब्रिटेन का, उसको भारत के राजस्व से वेतन दिया जा रहा था। बताइए, वहां बैठ रहा है, यहां से दे रहे हैं। तो किस तरीके से भारत का एक शोषण किया गया। तो वाकई भारत की जो गरीबी है उसके लिए अंग्रेज जिम्मेदार हैं। लेकिन हम बात की आज़ादी की बात की, हम नीतियां पढ़ेंगे किस तरीके से यहाँ पर योजनाएं हैं और लाई जाती हैं सोशल जस्टिस के लिए, किस प्रकार से यहाँ पर सेंटर की योजनाएं होती हैं, चाहे वो सेंटर स्पॉन्सर हो, आपका स्टेट स्पॉन्सर हो। तो एक सोशल जस्टिस के माध्यम से जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन पर किस प्रकार से धन खर्च किया जाता है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले बात करेंगे यहाँ पर अर्थशास्त्र की। तो अर्थशास्त्र क्या है, यहाँ पर मानव की जो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। क्या करता है, मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है। और अर्थशास्त्र जो है समाज द्वारा दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से जो मूल्यवान उत्पाद हैं और जो उत्पादन और जो वितरण है उसका अध्ययन करता है अर्थशास्त्र। यहां पर व्यक्ति है, चाहे कोई संस्था है, फर्म है, सरकार है, संगठन है, तो उनके द्वारा किए गए चयनों के द्वारा समाज में संसाधनों का उपयोग कैसे क्या तय होता है, ये अर्थशास्त्र तय करता है यहाँ पर। बट हमको अर्थशास्त्र नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें क्या है, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसका हमने अध्ययन करना है। अब यहाँ पर है आर्थिक गतिविधि। मैंने बताया कि अर्थव्यवस्था क्या, किसी भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो भी आर्थिक गतिविधि चलती है उसको अर्थव्यवस्था कहते हैं। किसी भी देश की उसको हम नाम दे देते हैं, वो है चाहे भारत की अर्थव्यवस्था हम उसको बोलें, अमेरिका की अर्थव्यवस्था बोलें या चीन की अर्थव्यवस्था उसको बोलते हैं। वो क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है, उसको नाम दे देते हैं। जहां पर मुद्रा का प्रवेश हो, जिस क्षेत्र में, जिस भी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में मुद्रा का प्रवेश हो, मानव की हर गतिविधि को हम उसमें शामिल करते हैं। तो मानव की हर गतिविधि जिसमें मुद्रा सम्मिलित है, आर्थिक गतिविधि है, और जहां मुद्रा का प्रवेश होता है वहां आर्थिक प्रयोजन यानी मोटिव भी आता है। अब ये सब किस लिए, लाभ अर्जित करने के लिए होता है। तो नौकरी देना, नौकरी प्राप्त करना, किसी चीज का बेचा और खरीदा जाना, कोई व्यवसाय करना, ये सब क्या है, आर्थिक गतिविधियां हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना आपने, मंदिर में जो आप दान देते हैं वो धार्मिक गतिविधि के अंतर्गत नहीं आता है, उससे कोई आपको लाभ नहीं हो रहा है।
वो आपका एक आपका एक आध्यात्मिक विषय है कि आप उसको क्या करते हैं। तो एक मंदिर में जो आप दान देते हैं वो आर्थिक गतिविधि नहीं है। यानी धार्मिक स्थलों में प्रार्थना के अतिरिक्त सभी जो है आर्थिक गतिविधि, वहां पर जो भी आप दान दे रहे हैं, दक्षिणा दे रहे हैं, वो एक आर्थिक गतिविधि नहीं है। आर्थिक गतिविधि मतलब है कि हमको लाभ अर्जित करना है, वो एक आर्थिक गतिविधि है जो एक पर्टिकुलर क्षेत्र में चलती है। वो क्या है, एक आर्थिक गतिविधि है। समझ में आपको इतना आ गया होगा कि आर्थिक गतिविधि क्या होती है। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, जो जिसको हमने पढ़ना है। तो अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र का क्रियाशील रूप है, जहां जो क्या है आर्थिक जो गतिविधियां हैं उनका एक रुका हुआ चित्र यहां पर क्या है, हम उसका अध्ययन करते हैं। चाहे देश है, कंपनी है, परिवार है, सभी की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। आपके परिवार की भी अर्थव्यवस्था होती है। कभी बजट ऊपर नीचे होगा तो भैया उस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, परिवार में क्या करते हैं कि पैसे का लेन देन करते हैं कि हमने इस बार इतना खर्च इसके लिए करना है, इतना खर्च हमने इसके लिए करना है। तो वो क्या है कि सभी की अर्थव्यवस्था, चाहे देश हो, चाहे संगठन हो, कंपनी हो, चाहे परिवार ही क्यों ना हो, तो उन सभी की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। तो उनको हम नाम दे देते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था, जापानी अर्थव्यवस्था या फिर अमेरिकी अर्थव्यवस्था। ये है आपकी अर्थव्यवस्था। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब एडम स्मिथ महोदय कहते हैं जो अर्थशास्त्र है एक धन का विज्ञान है। कौन? एडम स्मिथ। और जो अल्फ्रेड मार्शल हैं वो कहते हैं अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। और जो आपके सैमुअल्सन हैं वो कहते हैं अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम है, विज्ञान में नवीनतम है और विज्ञानों की रानी है। तो ये कहते हैं सैमुअल्सन। तो सैमुअल्सन ने कहा अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम है, विज्ञान में नवीनतम है, विज्ञानों की रानी है। तो आपको अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर चल गया हो पता, और आर्थिक गतिविधि क्या होती है वो मैं आपको बता दिया कि किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में जो भी आर्थिक गतिविधि हो जहां पर मुद्रा का प्रवेश हो वो आर्थिक गतिविधि होती है। और किसी भी देश, कंपनी, परिवार सभी की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, क्योंकि हम अपने घर परिवार में क्या है कि भैया इस महीने इतना पैसा आना है, इतना खर्चा यहां होना है, तो हम ऊपर नीचे उस पैसे को हम करते रहते हैं और बाकी बचे हुए पैसे को हम निवेश कर देते हैं या बैंक में जमा कर देते हैं। तो इस तरीके से पूरी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, उनका नाम होता है प्रॉपर एक तरीके से। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, ओइकोस और नोमोस। ओइकोस का मतलब होता है घरेलू और नोमोस का मतलब होता है प्रबंध, यानी कि इसको बोल सकते हैं आइकोनोमिया। तो आइकोनोमिया यानी कि अर्थशास्त्र से बना शब्द है आपका। तो अर्थशास्त्र का जो पिता है, जो अर्थशास्त्र के पिता हैं वो कौन है आपके? एडम स्मिथ को बोला जाता है। तो एडम स्मिथ जो महोदय हैं अर्थशास्त्र के पिता हैं। तो इनकी पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन, जो इन्होंने 1776 में इसको लिखा था। तो वेल्थ ऑफ नेशन। और 1930 में जब पूरे विश्व में महान मंदी आई हुई थी तो उसके बाद इस अर्थशास्त्र को हमने दो भागों में बांट दिया, एक समष्टि अर्थशास्त्र और एक व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक मैक्रो इकोनॉमी, एक माइक्रो इकोनॉमी। तो यहां पर हम जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, यानी कि मैक्रो और एक माइक्रो। यानी कि एक हम जैसे कह सकते हैं कि जंगल का अध्ययन करना और एक उसमें एक पेड़ का अध्ययन करना, दोनों एक अलग अलग चीजें हैं, तो उसी को हमने समझना है। तो बात करेंगे यहाँ पर मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी, यानी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के हम अध्ययन करेंगे, यहाँ पर जानेंगे इसको किस तरीके से। तो जॉन मेनार्ड कीन्स, तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है आपका, उसका पिता किसको बोलते हैं? तो कीन्स को कहा जाता है। जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और दूसरा जो समष्टि अर्थशास्त्र है, जो इस शाखा का जो जन्म की हम बात करें, तो कीन्स की पुस्तक है आपकी द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो 1936 में पुस्तक आती है। इसी पुस्तक में इस शाखा का यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का जन्म इसी पुस्तक से होता है। और एक कीन्स की पुस्तक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो समष्टि अर्थशास्त्र में यहां पर बड़े स्तर पर हम अध्ययन करते हैं, जैसे जंगल का, जबकि व्यष्टि में हम लोग बहुत छोटे स्तर पर यानी कि जंगल के पेड़ का हम अध्ययन करेंगे, उसको हम बोलते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि हम कह सकते हैं कि हम पूरे एक देश का अध्ययन कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति का हम अध्ययन करना है तो उसको हम बोलेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है इसका जो पिता कहा जाता है रैगनर फिश को, इसका पिता कहा जाता है आपका। तो रैगनर फिश जो है इस व्यष्टि अर्थशास्त्र के पिता हैं। और व्यष्टि अर्थशास्त्र में
उपभोक्ता के व्यवहार व उत्पादक के व्यवहार का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि यानी कि पूरे देश का अध्ययन, और एक व्यक्ति का हमको अध्ययन करना है तो उसको व्यष्टि अर्थशास्त्र कह सकते हैं, यानी कि जंगल और पेड़ का अध्ययन। समष्टि जंगल का अध्ययन, व्यष्टि पेड़ का अध्ययन। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब इसको ऐसे समझते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन करेंगे, मांग एवं आपूर्ति का अध्ययन करेंगे, राजस्व का अध्ययन करेंगे, कीमत सिद्धांत का, और मांग सिद्धांत और उपयोगिता। तो डिमांड पॉलिसी क्या है आपका, प्राइस पॉलिसी क्या है उसको हम देखेंगे, रिवेन्यू क्या है, उपयोगिता क्या है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मांग और आपूर्ति, डिमांड और आपका सप्लाई क्या है, और पर कैपिटल इनकम किस तरीके से होती है उसको हम देखेंगे यहाँ पर व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो ये सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर आता है। समष्टि अर्थशास्त्र में योजना, विदेशी व्यापार, कर भुगतान संतुलन हो गया आपका, बजट का अध्ययन, राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी, बैंकिंग, मौद्रिक नीति हो गई आपकी, जीडीपी, जीएनपी, आपका एनएनपी, एनडीपी हो गया, और आय रोजगार के सिद्धांत हम समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन इनका अध्ययन करते हैं। तो क्या फिर पूछ देता है कि इसमें से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र है, कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र है, इसको हमें देखना है। तो अब बात करते हैं सेक्टर एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक और प्रकार। तो क्या क्षेत्रक हैं? तो मैंने बताया आपको कि यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी सेक्टर होते हैं, और जो टर्सरी सेक्टर है उसके अंदर भी आपको चौथा पांचवा सेक्टर भी आता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो जो आर्थिक गतिविधियां हैं उनको हमने क्षेत्र में बांटा हुआ है, उनकी प्रधानता के साथ बांटा हुआ है, किस प्रकार से बांटा है उसको हम लोग देखते हैं। पहला है आपका प्राथमिक क्षेत्र, इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर। तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से जुड़ी, यानी यहां पर जहां से हमको रॉ मटेरियल मिलेगा सब प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। तो जहां पर हम लोग दोहन कर रहे हैं, जो भी आपका प्राकृतिक चीजें हैं, संसाधन है, वो सब प्राथमिक क्षेत्र में आएंगी। जैसे आपका उत्खनन हो गया, खनन हो गया, कृषि कार्य है, कच्चे तेल का निष्कर्षण है, पशुपालन, ये सब क्या है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां हैं। तो कहता है कि यदि किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी एवं जीवन यापन में कृषि क्षेत्र का योगदान कम से कम 50% हो तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था हम लोग कहते हैं। तो जहां पर प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 50% से अधिक होगा उसको हम लोग बोलते हैं कृषि अर्थव्यवस्था। प्राथमिक क्षेत्र में जो प्राकृतिक संसाधन है उनके दोहन से जितनी भी जुड़ी गतिविधियां होंगी वो सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। इसमें उत्खनन, खनन, कृषि कार्य, कच्चा तेल का निष्कर्षण, पशुपालन, सब आपका इसमें प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा है इसमें द्वितीयक क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। तो इसके अंतर्गत जो वे सभी गतिविधियां हैं जो यानी कि जो आपका रॉ मटेरियल हम लोग लेके आए उसका हमने मैन्युफैक्चर करना है। प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को हमने क्या करना है, प्रोसेस करना है। तो इसमें औद्योगिक क्षेत्र यानी कि जो इंडस्ट्रियल जो आपका पूरा एरिया है वो आएगा। इसमें निर्माण, विनिर्माण हो गया, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, सब किस में आता है आपका ये द्वितीयक क्षेत्र में। तो निर्माण, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति ये सब किस में है, द्वितीयक क्षेत्र में। तो यहां पर आपको यानी कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर है जो उसके उत्पाद हैं उनको यहां पर प्रोसेस किया जाता है। कहां पर, सेकेंडरी सेक्टर में। इसका एक उपक्षेत्र और आता है आपका विनिर्माण उद्योग जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, वो इसी में आता है, इसका उपक्षेत्र है। तो विकसित जो देश हैं उनमें सर्वाधिक रोजगार यही आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला जो क्षेत्र है यही क्या देता है, वहां पर रोजगार देता है। सर्वाधिक रोजगार देता है कौन सा, विनिर्माण उद्योग क्षेत्र विकसित देशों में। भारत जैसे देशों में सेवा क्षेत्र देता है। अभी यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो इतनी डेवलपमेंट नहीं है, वह संसाधन नहीं है यहाँ पर इतना, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्री लगाने के लिए टैक्स ही बहुत ज़्यादा है, कहीं पर आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा है, जमीन के रेट बहुत हाई है आपके। तो इस कारण क्या है, बस सर्विस सेक्टर फल फूल रहा है, उससे रोजगार तो मिल रहा है लेकिन इतना नहीं मिल रहा जितना हमको मिलना चाहिए। क्यों, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारत में इतनी डेवलपमेंट नहीं है अभी। विकसित देशों में जो डेवलप कंट्री है वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है सर्वाधिक रोजगार देती है, जैसे चाइना हो गया आपका। जब इस द्वितीयक क्षेत्र का किसी देश की राष्ट्रीय आय एवं जीवन यापन में कम से कम आधे की यानी 50% का हिस्सेदारी होती है तो उसको औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इतना को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पर तृतीयक क्षेत्र की, जो टर्सरी आपका सेक्टर है। तो इसमें क्या है कि ये प्राइमरी सेक्टर को और सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस देता है।
किसको? प्राइमरी को और सेकेंडरी सेक्टर को। तो यहां पर सर्विस सेक्टर होता है यहां पर पूरा। तो जितनी भी सर्विसेज होंगी वो आपकी टर्सरी सेक्टर यानी कि तृतीयक क्षेत्र में ही आती हैं आपकी। तो इसमें से आपका शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य है, आपका परिवहन हो गया, संचार है, बैंकिंग है, बीमा है, भंडारण है, व्यापार है, सामुदायिक सेवाएं, सब आपका इसी के अंदर आती है। किसमें? सर्विस सेक्टर में। और ये प्राइमरी सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्र द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवाएं देता है। कौन सा? तृतीयक क्षेत्र। और जब इस क्षेत्र की हिस्सेदारी राष्ट्रीय आय में या लोगों के जीवन यापन में कम से कम 50% क्या होती है? हिस्सेदारी होती है, तो उसको बोलते हैं हम लोग सेवा अर्थव्यवस्था। तो जिस भी क्षेत्र की आधे से आधे के आसपास क्या हो, कम से कम आधा उसका योगदान हो, तो उसको उसी नाम से हम लोग जानते हैं। चाहे वो हम उसको कृषि अर्थव्यवस्था कहें या औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहें या क्या बोले, सेवा अर्थव्यवस्था कहते हैं। कब? जब वो 50% के आसपास हो। अब इसके भी दो उप क्षेत्र किए गए हैं, एक चतुष्क क्षेत्र और दूसरा पंचक क्षेत्र। इसमें क्या आता है? क्योंकि अब इसमें भी क्या है, तृतीयक क्षेत्र में ही क्या होता है कि वहां पर अनुसंधान किया जा रहा है, कैसे उसको हम लोग और अच्छा कर सकते हैं, वो आपका इसमें आएगा चतुष्क पंचक क्षेत्र में। पंचक क्षेत्र में वे व्यक्ति होंगे जो उनके लिए योजनाएं बना रहे हैं, किस प्रकार उनकी पॉलिसी क्रिएट की जा रही है वहां पर। सर्विस सेक्टर हो चाहे आपका सेकेंडरी सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चरिंग जो पूरा आपका सेक्टर है वहां पर। चलिए देखते हैं इसमें। तो जो आपका चतुष्क क्षेत्र है, यहां पर शिक्षा, खोज एवं अनुसंधान से जुड़ी गतिविधियों को इसमें रखा जाता है। किसमें? चतुष्क क्षेत्र में, जिसे ज्ञान क्षेत्रक। इस चतुष्क क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? ज्ञान क्षेत्रक के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। तो यहां पर मानव संसाधन की गुणवत्ता का यह आधार स्तंभ होता है। कौन सा? चतुष्क क्षेत्र आपका। यहां पर बौद्धिक गतिविधियां, सूचना आधारित सेवाएं होंगी, सूचनाओं का संग्रहण यहां पर किया जाएगा, सूचनाओं का अध्ययन किया जाएगा, तकनीकी कौशल, प्रबंधकीय कौशल, म्यूचुअल फंड प्रबंधक होंगे यहां पर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स आपके इसी क्षेत्र में आते हैं, शोधकर्ता होंगे और पोर्टफोलियो मैनेजर इसी चतुष्क क्षेत्र में आते हैं। बट ये जो आपका तृतीयक क्षेत्र है उसी के सभी क्या है, एक उप क्षेत्र में बांटा गया हमने इसको। अब बात करते हैं पंचक क्षेत्र की। तो किसी अर्थव्यवस्था में सभी शीर्ष निर्णयों से जुड़ी गतिविधियां, यहां पर पॉलिसी क्रिएटर हैं आपके, कौन पॉलिसी बना रहा है उस चीज के लिए, तो जो निर्णय लेंगे शीर्ष स्तर बैठे हुए लोग, तो वो यहां पर आते हैं। इसमें सरकारों तथा निजी क्षेत्र के उच्च नीति निर्णायक लोग होते हैं, यानी नौकरशाही यानी ब्यूरोक्रेसी आपकी इस पंचक क्षेत्र में आती है। जो पॉलिसी क्रिएट या उसके लिए निर्णय जो लेगी वो सब यही लेते हैं, और ये काफी कम संख्या में होते हैं। और इनको किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक निष्पादन का मस्तिष्क माना जाता है। ये क्या है? यही निर्णय लेंगे कि क्या पॉलिसी बनानी है, कैसे उसको हमने इंप्लीमेंट करना है, वो कौन बताएगा? ये जो शीर्ष पर बैठे हुए लोग हैं पंचक क्षेत्र में आपका। तो ये तो हो गया आपका। अब बात करेंगे आर्थिक प्रणालियां, यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम्स किस तरीके का होता है। तो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था यानी किस प्रकार की आर्थिक प्रणालियां होती हैं। तो जिस प्रकार से यानी कि वस्तुओं का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसका कैसे उपयोग कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, तो उसी आधार पर यहां पर क्या होता है कि जो उत्पादक है वो उन चीजों का उत्पादन करेगा जिस चीज की डिमांड मार्केट में होती है। कहीं पर क्या होगा कि सरकार सामाजिक आधार पर चीजों का क्या करती है? उत्पादन करती है। तो सर्वाइवल के लिए क्या है आदमी के जीवन में? तीन चीजें, आहार, जल, आवास, रोटी, कपड़ा, मकान क्या है? किसी भी व्यक्ति के जीवन के सर्वाइवल के लिए क्या है? आवश्यक तत्व है। तो इन चीजों को लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उसके लिए भी क्या है, जो सरकारें हैं काम करती हैं। प्रोडक्शन कौन करेगा, क्या योगदान, उसको कौन वितरित करेगा उत्पादन का, तो उस आधार पर यहां पर उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली चीज क्या है अर्थव्यवस्था में? चुनौती यही है कि लोगों को ये जो तीन चीजें हैं आपकी, आहार, जल, आवास, कपड़ा, यानी कि रोटी, कपड़ा, मकान, इनको हम कैसे उन तक पहुंचाएं, कौन उनका प्रोडक्शन करेगा, कौन उन तक उसको पहुंचाएगा, यानी कि कौन उसको लेकर जाएगा। तो इतना को समझ में आ गया होगा। यानी कि तो किसी भी क्या है कि जिनमें कुछ चीजों की एक विशेष क्या होती है? मात्रा, यहां पर इसको मात्रा लिखेगा, तो मात्रा के उपयोग को उत्तरजीविता यानी कि एक अति आवश्यक भी माना जाता है। तो
कैसे हम उन तक पहुंचाएं, कौन उनको वितरित करे, कौन प्रोडक्शन करे, वो सब यहीं पर हम लोग देखने वाले हैं। तो इन चीजों के सृजन के लिए पहले सृजनकारी उत्पादनकारी परिसंपत्तियों की स्थापना जरूरी होती है, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है जो इनका सृजन करेगा, प्रोडक्शन करेगा, और इसके लिए क्या है, धन लगाने की आवश्यकता होती है, निवेश कोई आके करे, उसे हम निवेश कहते हैं, जो धन लगाएगा उस पर। लेकिन निवेश किसके द्वारा द्वारा क्यों किया जाएगा, यह भी हमको देखना है। अब निवेश आप तभी कहीं करेंगे जब कहीं आपका आर्थिक लाभ इसमें आपको दिखेगा, तभी तो आप कहीं पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो कोई समाज सेवा का तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो इसके लिए अलग अलग आर्थिक प्रणालियों का सरकार ने जो आपके विद्वान हैं या उन्होंने बताया है किस प्रकार से आर्थिक प्रणालियों का उद्भव हम लोग होता है, तो उनको अर्थव्यवस्था का संगठन या प्रकार के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो यहां पर इस आधार पर, उत्पादन पर नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। एक पूंजीवादी, दूसरी समाजवादी जिसको हम राज्य अर्थव्यवस्था बोलते हैं, तीसरी होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था है उत्पादन के नियंत्रण के आधार पर। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? तो 1776 में एडम स्मिथ द्वारा लिखी गई पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्गम स्रोत मानते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो स्रोत, उद्गम स्रोत है, वो एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में लिखी गई पुस्तक से हमको मिलता है। तो वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक होगी आपकी? तो एडम स्मिथ महोदय की पुस्तक है आपकी ये, और 1776 में इसको लिखा गया था, और इसी पुस्तक से हमको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का स्रोत मिलता है। तो इस अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि क्या उत्पादन करना है, किसे किस मूल्य पर बेचना है, तो क्या बेचना है, किस मूल्य पर बेचना है, सब बाजार तय करता है। इसमें सरकार की जो भूमिका होगी लगभग नगण्य, यानी जीरो होगी। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रकार यही है कि यहां पर हमको क्या उत्पादन करना है, किस मूल्य पर हम उसको बेचेंगे, ये सब बाजार प्रणाली तय करती है। तो मार्केट में जितनी ज्यादा मांग, तो उसी चीज का वहां पर उत्पादन होगा। यानी कि जो उपभोक्ता है जिस चीज की मांग करेगा वही उत्पादक उसको देगा। किस मूल्य पर बेचा जाएगा यह भी बाजार प्रणाली तय करती है। तो एक स्वतंत्र बाजार प्रणाली है, तो इसको हम बाजार प्रणाली या फिर स्वतंत्र व्यापार प्रणाली के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। तो कितना उत्पादन किया जाए, किसका उत्पादन किया जाए, और विभिन्न उत्पादन क्रियाओं में संसाधनों का बंटवारा कैसे किया जाए, तो इन सब का ये सब बाजार तय करता है। तो इनका निर्धारण मूल्य तंत्र की शक्तियों द्वारा करते हैं। जो मूल्य शक्तियां हैं वही तय करेंगी कि कितना उत्पादन किया जाए, किसका हम उत्पादन करें, और उनका बंटवारा कैसे करें। सब जो बाजार प्रणाली है, तो मार्केट तय करता है इसका कैसे क्या करना है। इस प्रणाली में उत्पादन के सभी महत्वपूर्ण साधनों का स्वामित्व, संचालन, नियंत्रण, तो जो ये प्रणाली है पूंजीवादी, तो यहां पर जितने भी साधन हैं, जो उनका जो स्वामित्व है, तो उनका जो नियंत्रण है वो जो निजी उद्योगपतियों के हाथों में होता है, जो प्राइवेट आपके जो उद्योगपति उनके हाथों में होता है। और यह व्यवस्था इस मान्यता पर आधारित है कि यदि सभी इकाइयां अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करें तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था अधिकतम लाभ की स्थिति को प्राप्त कर लेगी। यानी कि सभी लोग क्या करें, अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करेंगे, तो अर्थव्यवस्था भी क्या होगी, अधिकतम लाभ की स्थिति को प्राप्त कर लेगी। तो बाजार की इस प्रणाली में उपभोक्ता को सार्वभौमिकता प्राप्त होती है। यानी कि उपभोक्ता जिस वस्तु की मांग करेगा, जो उद्यमी है वो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिसकी मांग वो करेंगे। कौन? उपभोक्ता। तो विकास की पूंजीवादी प्रणाली में सभी औद्योगिक इकाइयां क्या करती हैं, अपने लाभ को अधिकतम करने का प्रयास करती हैं। अब इसके चलते क्या होता है, मार्केट में एक कंपटीशन होता है, प्रतिस्पर्धा होती है कि जो अच्छा माल बेचेगा, सस्ता माल बेचेगा, उसका माल ज्यादा बिकेगा। तो इसके चलते मार्केट में क्या होती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, एक प्रतिस्पर्धा आती है। तो इससे क्या होता है, जो वस्तुएं हैं तो उनकी गुणवत्ता में सुधार तो आएगा, साथ साथ जो वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी आपकी। तो जो उपभोक्ता है उसने एक अच्छे मोबाइल की क्या करी, मान लेते हैं एक नोकिया फोन मार्केट में आ जाएगा, तो वो एक अच्छा है, तो अब उपभोक्ता उसी की मांग कर रहा है कि उसमें फीचर्स अच्छे हैं, वो अच्छा टिक रहा है, उसकी बैटरी बैकअप अच्छी है।
तो जब मार्केट में जब उपभोक्ता उस तरह के मोबाइल की मांग करेगा तो अन्य जितने मोबाइल आपके विक्रेता हैं या मोबाइल जो कंपनियां जो बनाती हैं तो वे भी क्या करेंगी, अपने मोबाइलों की गुणवत्ता को सुधारने का प्रयास करेंगी और नोकिया से कम में उसको बेचने का प्रयास करेंगी। अच्छी गुणवत्ता होगी, क्वालिटी होगी और सस्ता होगा, टिकाऊ होगा। तो उससे क्या है, एक फायदा किसका होगा, उपभोक्ता का। इसमें तो एक दूसरे के बीच उनके बीच में क्या है, कंपटीशन होता है इस तरीके से। तो अब क्योंकि कोई भी जो कॉम्पिटिटर है वो उस कॉम्पिटिशन में पिछड़ना नहीं चाहेगा, तो इसका लाभ किसको मिल रहा है, हमारा उपभोक्ता को मिलता है यहां पर। तो बाजार व्यवस्था स्वयं संचालित होती है, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो मांग पूर्ति की शक्तियों से संचालित बाजार प्रणाली लेसेज फेयर अर्थात अहस्तक्षेप की अवधारणा, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं होता है। तो लेसेज फेयर की अवधारणा पर आधारित है, यानी कि हमको अकेला छोड़ दो। इसका मतलब ये होता है, लेसेज फेयर का मतलब क्या होता है कि हमको अकेला छोड़ दो, यानी कि आर्थिक विकास की बाजार प्रणाली में सरकारी हस्तक्षेप ना के बराबर होना चाहिए, क्योंकि बाजार प्रणाली पूरी तरह मांग व पूर्ति की शक्तियों, तो मांग व पूर्ति, डिमांड और सप्लाई की जो शक्तियां हैं उससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, संचालित होती है आपकी। डिमांड और सप्लाई, इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे कि डिमांड और सप्लाई क्या होती है मार्केट में। तो अभी हमको क्या पढ़ना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पढ़नी है, उसको हम लोग देख रहे हैं। तो लेसेज फेयर की हस्तांतरण की जो अवधारणा को व्यवस्थित रूप देने का जो श्रेय है वो एडम स्मिथ को जाता है, और इसका प्रतिपादन इटली के अर्थशास्त्री सेरा ने इसका प्रतिपादन किया था। अब इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में कहां देखने को मिलती है, अमेरिका और ब्रिटेन में। अब इसकी हम सकारात्मक पहलू की बात कर लेते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सकारात्मक पहलू क्या है हमारे पास, जो पॉजिटिव हमको दिखता है यहां पर, तेज आर्थिक विकास, लाभ की अधिकतम संभावना होगी यहां पर, अधिक अति व्यक्ति आय, यानी कि यहां पर जो उद्यमी है उसकी उसका अधिक आय हो जाएगा, अधिक घरेलू उत्पादन होगा, व्यक्ति द्वारा अधिक भौतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा, यानी कि जो उपयोग के लिए नहीं है वो भी मार्केट में है, लोग उसको भी खरीद रहे हैं यहां पर, उस तरीके से होगा यहां पर। अब इसके जो नेगेटिव फैक्ट हैं, तो आय का असंतुलन हो जाएगा, उत्पाद में असंतुलन हो जाएगा। अब उपभोक्ता किसी एक चीज की मांग करेगा तो मार्केट में एक ही चीज आती रहेगी आपकी, क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा, इससे मंदी की संभावना हो जाएगी, और विभिन्न प्रकार के यहां पर शोषण भी होते हैं यहां पर। तो ये इसके नकारात्मक पहलू हैं। अब बात करते हैं जो सोशलिज्म आपकी इकोनॉमी है, यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसको हम राज्य अर्थव्यवस्था, ये पूरी तरीके से केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली होती है। यहां पर जो नियंत्रण है वो किसका, राज्य का होता है। यहां पर जो स्वामित्व संचालन क्या होगा, निजी जो पूंजीपति हैं, जो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में ना होकर राज्य अथवा केंद्रीय इकाई के हाथ में होता है। अब यहां पर लाभ पाने की इच्छा से यहां पर उत्पादन नहीं होता है, बल्कि सामाजिक प्राथमिकताएं जो हैं उनके आधार पर सरकार उन चीजों का क्या करती है, इस प्रकार से उत्पादन करती है। तो यहां पर क्या होता है कि उद्यमी, वहां पर तो क्या था पूंजीवादी में कि जो उद्यमी था उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है जिनकी उपभोक्ता मांग करता है, लेकिन यहां पर क्या होता है कि जो समाज में जरूरत है जिस चीज की, उसी का वहां पर उत्पादन किया जाएगा। आपको लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था हमको देखने को मिलती है, ये जो कार्ल मार्क्स है उसकी पुस्तक दास कैपिटल हमको देखने को मिलती है। देखते हैं एक बार। तो केंद्रीकृत नियोजित प्रणाली में उत्पादन के सभी साधनों का स्वामित्व, संचालन, नियंत्रण निजी पूंजीपतियों के हाथ में न होकर राज्य अथवा केंद्रीय इकाई के हाथ में आ जाता है। इस प्रणाली में विनियोग और उत्पादन का निर्धारण लाभ पाने की इच्छा से नहीं, बल्कि सामाजिक प्राथमिकताओं के आधार पर किया जाता है। इस प्रणाली में मांग पूर्ति की शक्तियों से नहीं, बल्कि सामाजिक प्राथमिकताओं से संचालित होती है। तो यहां पर जो सामाजिक प्राथमिकताएं हैं उनके आधार पर यह जो पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। तो जहां पूंजीवादी प्रणाली में उपभोग उत्पादन का निर्धारण करता था, कि जो उपभोग था वही क्या था, यहां पर उत्पादन का नियंत्रण कर रहा था, लेकिन यहां पर क्या है, उत्पादन उपभोग का नियंत्रण करेगा। उत्पादन उपभोग को नियंत्रित करता है, कहां पर, जो आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन पूंजीवादी में उपभोग क्या कर रहा था, उत्पादन को नियंत्रण कर रहा था आपका।
तो पूंजीवादी प्रणाली लाभ से प्रेरित रहती है, जब इसलिए उद्यमी उस वस्तु का उत्पादन करता है जिसकी उपभोक्ता मांग करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था की जो हमको संकल्पना है वो कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है दास कैपिटल में हमको देखने को मिलती है। तो किसकी दास कैपिटल हमारी पुस्तक? कार्ल मार्क्स की। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था को लेनिन द्वारा रूस में 1921 में, तो आपको यह भी याद रखना है, लेनिन था आपका, उसके द्वारा 1921 में रूस में उसको अपनाया गया। और जो चीन में माओ से तुंग था, तो माओ से तुंग के द्वारा इसको 1949 में अपनाया गया यहां पर। अब इसके सकारात्मक नकारात्मक पहलू क्या है पूंजीवादी के? तो सकारात्मक पहलू क्या है कि अर्थव्यवस्था में असंतुलन नहीं रहता है, मंदी का प्रभाव नगण्य होगा, जन कल्याणकारी योजनाएं अधिक यहां पर चलती हैं। कहां पर? समाजवादी अर्थव्यवस्था में। अब इसका निगेटिव फैक्ट क्या है? आर्थिक विकास की गति धीमी रहेगी, सार्वजनिक आय में कमी रहेगी, निम्न जीवन गुणवत्ता होगी, जैसे रूस, चीन, क्यूबा और उत्तर कोरिया। तो ये उदाहरण है आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था के, नुकसान भी हैं इसके। अब पूंजीवादी समाजवादी दोनों में कुछ न कुछ क्या नकारात्मक पहलू हैं। तो इसके लिए एक बीच में आता है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो पूंजीवाद और जो समाजवाद है इसमें भी क्या है, दोष हैं। तो अब इसके लिए क्या है, बीच की व्यवस्था अपनाई जाती है कि जिसमें पूंजीवाद भी शामिल हो और समाजवाद भी शामिल हो, दोनों का आपस में समन्वय होता है। तो बात करें इस मिश्रित जो अर्थव्यवस्था है, इसकी जो अवधारणा है हमको, ये कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स ने इसको प्रतिपादित किया है। इसके भी 3 रूप हमको देखने को मिलते हैं। एक होती है आपकी मिश्रित बाजार प्रणाली। कौन सी? मिश्रित बाजार प्रणाली। तो यहां पर बाजार तंत्र की प्रधानता होती है, संसाधनों का विभाजन बाजार की शक्तियों अर्थात मांग एवं पूर्ति यानी कि डिमांड और सप्लाई के द्वारा ही होती है। राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य करते हुए भी विकास संबंधी क्रियाओं में सक्रिय भागीदारी की भूमिका का निर्वहन यहां पर करता है। अब एक तो होगी मिश्रित बाजार प्रणाली आपकी, तो यहां पर कुछ न कुछ रूप से राज्य भी क्या करेगा, उसमें प्रतिभाग करता है मिश्रित बाजार प्रणाली में। बिल्कुल तो नहीं करता है लेकिन बहुत थोड़ा करेगा, लेकिन मूल रूप से उसमें नहीं करता है। अब दूसरा नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो यहां पर राज्य की भूमिका रहेगी। जो मिश्रित बाजार प्रणाली थी यहां पर तो क्या है, बाजार की प्रधानता है, लेकिन जब हम बात करें नियोजित मिश्रित अर्थव्यवस्था की, तो यहां पर राज्य की भूमिका रहेगी पूरी। किसकी? राज्य की भूमिका यहां पर रहती है। तो बाजार तंत्र एक सहायक के रूप में काम, वहां बाजार की प्रधानता थी, राज्य सहायक था। यहां पर राज्य तंत्र की प्रधानता है लेकिन बाजार तंत्र सहायक के रूप में काम करेगा। योजना आयोग यहां पर लक्ष्य देता है और इसको प्राप्त करने के लिए निजी और जो सार्वजनिक उद्यम है उनके बीच क्या होता है, समन्वय स्थापित किया जाता है। अर्थात सामाजिक लाभ की दृष्टि से राज्य द्वारा निजी क्षेत्र की कार्यप्रणाली इसमें नियमित होती है। तो किसके लिए? सामाजिक लाभ की दृष्टि से राज्य द्वारा निजी क्षेत्र की कार्यप्रणाली इसमें नियमित होती है। अब बात करते हैं इसमें उदारवादी व्यवस्था इसमें आती है आपकी। कौन सी? उदारवादी व्यवस्था। इसे बाजार प्रधान नियोजित व्यवस्था की भी हम लोग संज्ञा देते हैं। इस व्यवस्था में नियोजन के साथ साथ बाजार निजी क्षेत्र की भागीदारी के प्रति अधिक उदारवादी नीति अपनाई जाती है। तो यहां पर क्या है, एक प्रकार से उदारवादी नीति को अपनाया जाता है। तो आजादी के बाद भारत में नियोजित मिश्रित प्रणाली अपनाई गई। कौन सी? नियोजित मिश्रित प्रणाली अपनाई गई और यह मिश्रित प्रणाली का ही एक रूप था। लेकिन 1991 में जो प्रधानमंत्री थे आपके नरसिम्हा राव, उनके समय आर्थिक जो सुधार हुए तो निजी क्षेत्र के प्रति थोड़ा सा क्या किया गया, उदारवादी रवैया अपनाया गया, उनको भी शामिल किया जाने लगा। तो आर्थिक विकास के लिए बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित प्रणाली की शुरुआत यहां पर 1991 में की जाती है। कब? 1991 में बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित प्रणाली की शुरुआत यहां पर होती है। इस प्रणाली को भी राज्य द्वारा नियोजित किया जाता है, लेकिन इसमें राज्य निजी क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करता बल्कि केवल निर्देश देता है। इसको भारत में कैसे हम जानते हैं हम लोग, 1991 का उदारीकरण।
भारत में पिछले कुछ वर्षों से आधारभूत क्षेत्र में तेजी से विकास के साथ साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल को अपनाने पर विशेष बल दिया गया है। इसमें सार्वजनिक क्षेत्र व निजी क्षेत्र की भागीदारी होती है। इसको हम कहते हैं संयुक्त क्षेत्र के रूप में लोग जानते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ज्वाइंट वेंचर। एक आपका बीओटी मॉडल होगा जिसमें आपका इसको बिल्ड कोई और करेगा, ऑपरेट कोई और कर रहा होगा, उसके बाद में जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है इसको किसको, गवर्नमेंट को। तो इस तरीके से आपका ये बीओटी मॉडल होगा। दूसरा आपका पीपीपी मॉडल। इस तरीके से ये निवेश मॉडल भारत में अपनाए गए हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के क्षेत्र, किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ भी आपको डाउट होता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर हम यहाँ पर जो है डेली रील्स और शॉर्ट्स के माध्यम से हम लोग यहाँ पर क्विज कराते हैं डेली। तो इसके लिए आप इंस्टाग्राम को हमारे फॉलो कीजिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो चैनल है, इसको आप लोग फॉलो कीजिए। साथ ही साथ आप हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको आप लोग हमारे ज्वाइन कीजिएगा। और इस डाटा को आप लोग टेक्स्ट फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है आपकी www.gksarkari.com। तो इसको भी आप लोग यहाँ पर रेगुलर विजिट करते रहिएगा। और इसके साथ साथ आप ट्विटर को हमारे फॉलो कीजिएगा, और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप लोग शेयर कीजिए। तो जो लोग कोचिंग ऑफर नहीं कर पा रहे हैं उन तक ये वीडियो आप पहुंचाइएगा। तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।